डीएनए की रेप्लिकेशन वो हम चैप्टर 20 में पढ़ेंगे। ऑर्गेनेली भी रेप्लिकेट होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह सेल भी रिप्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है चैप्टर का, उसमें मैंने यहाँ पर दो लफ्ज़ ऐड किए हैं, सेल्स लाइफ साइकिल और नीचे सेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल। एक्चुअली जो सेल साइकिल है ये भी दरअसल सेल रिप्रोड्यूस करता है तो साइकिल बनता है, और यही रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन तक बात करें तो ये लाइफ साइकिल कहलाता है किसी भी चीज़ का। बहरहाल डेफिनेशंस और बुक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसकी हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। द सेल अंडरगोज ए सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which involve period of growth, replication of DNA followed by cell division. This sequence of changes is called cell cycle। यानी ये जिनको हमने येलो किया है ये समझ लें कि ये एक तरह से डेफिनेशंस, और डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी जो इससे पहले मेंशन है कि सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, तब्दीलियों का वो एक सीक्वेंस जो जिससे सेल गुजरता है, और उस दौरान होता क्या क्या है। उस दौरान पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन। तीन मेन चीज़ें कि सेल ग्रो करेगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, और फिर सेल तकसीम हो जाएगा। इस तमाम सीक्वेंस को नाम दिया गया है सेल साइकिल का। सेल साइकिल डिवाइडेड है इनटू इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डायरेक्ट चले जाते हैं, रेपिटेशन ताकि ना हो। इंटरफेस। इंटरफेस को पहले डिफाइन किया है कि दिस पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल यानी सेल साइकिल between two consecutive divisions is termed as interphase or misleadingly called resting phase। जो इंटरफेज है दरअसल दो कंसेक्टिव डिवीजन्स के दरमियान का फेज है, और मिसलीडिंगली इसको रेस्टिंग फेज भी कह दिया जाता है। रेस्टिंग फेज का मतलब कि इस दौरान सेल में कोई काम नहीं हो रहा बज़ाहिर, रेस्टिंग फेज। लेकिन ये मिसलीडिंगली क्यों कहा है? इसलिए कि अगर उसी इंटरफेस को बाकायदा देखा जाए कि उसमें क्या कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर भी हमें डिवीजन होती नजर आती है, लेकिन वो डिवीजन बज़ाहिर अपेरेंट नहीं होती। इसलिए इस इंटरफेस को नॉन अपेरेंट डिवीजन का फेज भी कहा जाता है। अगले ही पेज पे इसको नॉन अपेरेंट सेल डिवीजन का नाम दिया गया है। तो मिसलीडिंगली इसको रेस्टिंग फेज शुरू में कहा गया। इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी। एक्चुअली इसमें रेस्ट नहीं हो रहा बल्कि बायोकेमिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। एंड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इस इंटरफेस को फर्दर तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक्स में मौजूद है। पहले हम यहाँ से बात कर लेते हैं सिंपली, कि कहा यह जा रहा है कि एक सेल, फॉर एग्जांपल ये डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ, पैदा होने से दोबारा पैदा होने तक का साइकिल सेल साइकिल कहलाता है। इसलिए हम इसको सेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कह सकते हैं। सेल इस दौरान ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा और फिर तकसीम होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फेज आएगा वो आएगा G1 फेज। ये पॉइंटर से मैं साथ साथ इसको एनसर्कल कर रहा हूँ, इस पे नजर रखें। G1 फेज, इस G1 फेज के अंदर क्या है? इस G1 फेज के अंदर हमें ग्रोथ वन इसको कहा जाता है। पहले इसको कहा गया था गैप वन, के दरमियान में एक वक्फा है रेस्टिंग की वजह से। लेकिन बाद में पता चला कि वक्फा नहीं है, कोई रेस्टिंग नहीं है, बल्कि इस दौरान सेल डिवीजन के लिए तैयारी करता है। और वो तैयारी क्या होती है कि इस G1 फेज के अंदर सेल में बहुत सारी प्रोटीन तैयार होती हैं, डीएनए बनाने के लिए उसके यूनिट्स तैयार होते हैं। तो जो ऊपर अभी तस्करा यहाँ पे है कि ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमें नजर आती है इस दौरान। बहरहाल G1 फेज के अंदर ये ग्रोथ, इसको बाद में गैप की बजाय ग्रोथ ले लिया गया,
कि पहले सेल में ग्रोथ यानी लिविंग मैटर में इजाफा होगा, और वो लिविंग मैटर प्रोटीन बनेगी, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड के यूनिट्स, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जीवन के बाद अगला फेज स्टार्ट होगा, जिसे कहते हैं एस फेज। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, यानी इस दौरान सिंथेसिस किसकी होगी? बेसिकली डीएनए सिंथेसाइज होगा। पहले जो मौजूद डीएनए था उसकी एक और कॉपी तैयार होगी, उन तमाम यूनिट्स को मिलाकर, जो जी1 फेज में तैयार किए गए थे। यानी जी1 फेज में सामान इकट्ठा होगा, और एस फेज में उस सामान को ले करके जो पहले से मौजूद सेल के पास डीएनए है, डीएनए को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रोमोसोम की शक्ल में। लेकिन ये जहन में रहे कि चैप्टर 2 के मुताबिक, चैप्टर 4 के मुताबिक क्रोमोसोम की कंपोजिशन आप पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम में डीएनए के अलावा प्रोटीन भी होते हैं। तो बेसिकली तो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, लेकिन उस डीएनए के साथ प्रोटीन एसोसिएट होंगी, तो फिर वो शक्ल इख्तियार करता है क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे रफली एक क्रोमोसोम शो कर दिया है कि सपोज ये है सेल के पास डीएनए, एक सिंगल क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल। ये सिंगल क्रोमोसोम फिर डीएनए सिंथेसिस के नतीजे में डुप्लीकेट हो गया। यानी अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें, इस क्रोमोसोम को और इस पहले वाले क्रोमोसोम को, तो वाज़ेह फर्क नजर आता है कि पहले ये एक सिंगल स्ट्रैंड नजर आता है, और यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो गया। तो डुप्लीकेट जब होता है तो ये है सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। डुप्लीकेट होने का मतलब है इसकी दो कॉपीज तैयार हो गई। तो यानी अब यहाँ पर जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ये देखने में और कहलाने में एक क्रोमोसोम है, लेकिन दरअसल एक क्रोमोसोम की दो कॉपियां मौजूद हैं। यानी ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। जितना भी डीएनए था सेल का, अब उसमें अगर ह्यूमन को लें तो 46 क्रोमोसोम है। इसका मतलब है 46 क्रोमोसोम डबल होंगे तो एक्चुअली 92 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में, डुप्लीकेशन के नतीजे में। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये एस फेज का नतीजा। एस फेज के बाद सेल जाएगा जी2 फेज में, यानी ग्रोथ 2। अब ग्रोथ 2 के अंदर सेल ने तैयारी करनी है उन कामों की जो होने हैं एम फेज में। एम फेज स्टैंड फॉर माइटोसिस। ये नोट कर लें, एम डू नॉट स्टैंड फॉर मियोसिस। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। साइकिल का मतलब है कि इवेंट्स वहीं पर पहुंचे घूमकर जहां से बात शुरू हुई थी। तो सेल साइकिल क्रिएट होता है माइटोटिक डिवीजन में, मियोसिस से सेल साइकिल क्रिएट नहीं होता। तो सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो माइटोसिस की बात होगी, और ये एम फेज दरअसल माइटोसिस के लिए एम है, मियोसिस के लिए नहीं है। तो जी2 फेज में माइटोसिस के दौरान जो इवेंट्स होने हैं, स्पिंडल अपरेटस बनना है, प्रोटीन दरकार है, जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट होंगी अगले फेज की, वो सब तैयार होंगी जी2 फेज में। और जब ये तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो सेल फिर एम फेज में चला जाएगा। एम फेज वो फेज है जो बाजाहिर डिवीजन नजर आता है, लेकिन डिवीजन का काम पहले शुरू हो गया था। यानी जी1 फेज, जिसे रेस्टिंग पहले कहा गया, दरअसल वहां पे डिवीजन के लिए तैयारी क्या थी कि डिवीजन के लिए जेनेटिक मटेरियल डबल करने की तैयारी शुरू हो गई। मटेरियल इकट्ठा हुआ, फिर जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ ताकि डॉटर सेल्स को बराबर डीएनए तकसीम किया जा सके। फिर जब जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया तो फिर अगली तैयारी हुई जी2 के अंदर ताकि सेल तकसीम हो सके। तो सेल तकसीम की तैयारी जी2 फेज में होगी, और फिर बज़ाहिर सेल तकसीम होता नजर आएगा। इसलिए इसको डिवीजन फेज माइटोटिक ज़रूर है, लेकिन इंटरफेज, अब इंटरफेज में जी1 शामिल है, एस शामिल है, जी2 शामिल है। तो ये बज़ाहिर तो इसमें सेल तकसीम होता नज़र नहीं आता, लेकिन एक्चुअली सेल की तकसीम का काम शुरू हो गया। तो इसलिए इंटरफेस को नॉन अपेरेंट सेल डिवीजन भी कहा जाता है। यानी सेल डिवीजन हो रही है लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आती। इसी दौरान एक जी नॉट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है।
G0। अब G0 का मतलब ये है कि सेल डिवीजन के कामों से निकल गया, यानी डिवीजन के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। अलबत्ता सेल जाहिर है जिंदा होगा, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव हो सकता है, वो अपना रोल प्ले करेगा, डिफरेंशिएट कर होगा, जो कुछ भी उसके काम है, लेकिन उसमें तकसीम होने के हवाले से कोई काम नहीं होता। तो जब सेल इस कह लें कि डिवीजन के साइकिल से निकलता है, तो उस हालत में वो G0 फेज में होता है। और जब सेल दोबारा तकसीम होने की तैयारी शुरू कर दे, तो इसका मतलब है वो फिर दोबारा डिवीजन के साइकिल में आ गया। और साइकिल में आ गया तो ये डिवीजन का नॉन अपेरेंट, और उसके बाद सेल अपेरेंटली तकसीम भी हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे आगे हम रीड करते हैं, बुक ने उसको किन अल्फाज के साथ डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले है जनाब G1 फेज, जिसे गैप वन शुरू में कहा गया, फिर बाद में इसको ग्रोथ लिया गया। पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर सेल ग्रो करेगा साइज में, खास एंजाइम इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, एंजाइम प्रोटीन, और ये सिंथेसाइज करेगा डीएनए के बेस यूनिट्स। डीएनए के बेस यूनिट्स जो इसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, किस लिए? ताकि डीएनए सिंथेसिस हो सके। पोस्ट माइटोटिक सेल का मतलब है डिवीजन के बाद पैदा होने वाला नौजायदा डॉटर सेल। कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग G1 एंटरिंग ए फेज कॉल्ड G0। G0 की डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने ली, ये हो सकता है कि सेल पैदा होने के बाद डिवीजन के लिए आगे ना जाए, बल्कि वो इस डिवीजन के साइकिल से अलग होकर G0 में चला जाए। G0 में ये सेल कब तक रहेगा? फॉर डेज, वीक्स, और इन सम केसेस दिनों, हफ्तों, महीनों, और बाद औकात, जैसा कि नर्व सेल और सेल्स ऑफ द लेंस, आई लेंस में होता है, कि ये फिर सारी जिंदगी G0 में भी रह सकता है। यानी G0 में ये भी मुमकिन है कि सेल वापस साइकिल में आ जाए, लेकिन कुछ बॉडी के सेल ऐसे हैं जो दोबारा तकसीम नहीं होते, तो वहां पर फिर वो G0 के अंदर ही रहते हैं। उसकी मिसाल नर्व सेल्स और आई लेंस के सेल्स हैं। अलबत्ता सेल अगर वापस साइकिल में आएगा तो दोबारा सेल साइकिल शुरू हो जाएगा। फॉलोइंग द G1। अब G1 को आगे फॉलो करें तो अगला फेज एस फेज है, सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, और जब ये कंप्लीट होता है तो इसके नतीजे में स्टार्ट होता है G2 फेज। G2 फेज प्री माइटोटिक फेज, यानी G2 के बाद सेल ने आगे माइटोसिस में जाना है, एम फेज में। इस तरह इस एम फेज की तैयारी होती है G2 के अंदर। मसलन क्या तैयारी है? एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट्स, माइटोसिस की स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार होंगी, आरएनए तैयार होगा, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स जिनसे स्पिंडल फाइबर जिन्हें कहते हैं वो तैयार होंगे। तो ये सारी तैयारी है G2 फेज की। तो G1 फेज क्या है, एस क्या है, G2 क्या है, किसमें क्या काम होता है, ये सारे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एट ईच स्टेज, हर स्टेज पर, यहाँ पर अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन या पॉइंट, चेक पॉइंट्स, ये येलो जो आपको नजर आ रहा है, चेक पॉइंट्स क्या हैं? हर स्टेज पर सेल को चेक किया जाता है कि वो अगले फेज के लिए तैयार है या नहीं। अगर उसके अंदर अगले फेज की तैयारी हो गई है, मसलन एस फेज की तैयारी होनी है G1 में, तो G1 के अंदर अगर मटेरियल तैयार है, सारे न्यूक्लियोटाइड बन चुके हैं इतने कि डीएनए डुप्लीकेट हो सकता है, तो फिर G1 एस में एंटर होगा, वरना G1 से सेल एस में दाखिल नहीं होता। इसी तरह एस फेज के अंदर डुप्लीकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती, एरर फ्री नहीं होती, तब तक G2 फेज स्टार्ट नहीं होता। और G2 फेज के अंदर चेक पॉइंट ये होगा कि G2 में जो तैयारी होनी है एम फेज के लिए, जब तक वो तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, सेल एम फेज में दाखिल नहीं होगा। तो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर बाकायदा चेक पॉइंट्स हैं विच डिटरमिन द फेट ऑफ न्यू फेज, जो तय करते हैं कि अगला फेज शुरू होना है या नहीं होना, अकॉर्डिंग टू सेल्स इंटरनल मेकअप। अब ये जो डिफरेंट फेजेस हैं, इनकी लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ ईच फेज इज वेरिएबल, यानी मुख्तलिफ फेजेस में कितना टाइम लगेगा ये कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बराबर भी नहीं है।
मसलन ह्यूमन की मिसाल यहाँ पे दी है कि ह्यूमन सेल के अंदर एवरेज जो सेल साइकिल है, एक सेल तकसीम होकर दो सेल बन जाए, यानी प्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन तक सेल साइकिल, या इसको लाइफ स्पैन भी कह सकते हैं मिनिमम। जिस तरह चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने पढ़ा था बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के हवाले से आपने एक जनरेशन टाइम का की टर्म आपने पढ़ी होगी। तो जो जनरेशन टाइम है ह्यूमन सेल के लिए अगर हम लें, तो ये सेल साइकिल कंप्लीट होता है 24 घंटों के अंदर, और ये 24 घंटे उस वक़्त हैं जब सारी कंडीशंस फेवर में हो। अगर सारी कंडीशन फेवर में नहीं है तो ये 24 घंटों से बहुत प्रोलॉन्ग भी कर सकता है। अलबत्ता मिनिमम 24 घंटे लगेंगे। इस 24 घंटों के अंदर माइटोसिस टेक्स 30 मिनट्स, यानी जो एम फेज है उसमें 30 मिनट, G1 फेज में 9 आवर्स, एस फेज के अंदर 10 घंटे लगेंगे, और G2 फेज के अंदर 4.5 घंटे। तो इस तरह ये 24 घंटे का एक सेल साइकिल ह्यूमन में नॉर्मली एक एवरेज लिया जाता है। जबकि इन केस ऑफ यीस्ट यही सेल साइकिल तकरीबन 90 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो मुख्तलिफ टाइप के सेल्स में सेल साइकिल की लेंथ वेरी करती है, और विद इन द सेम साइकिल मुख्तलिफ फेजेस की अपनी लेंथ भी बराबर नहीं होती, और वो भी डिपेंड करती है कि कंडीशंस कैसी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि G1 फेज में अगर सेल को बाहर से न्यूट्रिएंट अवेलेबल ना हो, नाइट्रोजन अवेलेबल ना हो प्रोटीन बनाने के लिए, उसे फास्फोरस या सल्फर की कमी का सामना हो, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोटाइड तैयार नहीं होंगे। न्यूक्लियोटाइड तैयार नहीं होंगे तो सेल आगे एस फेज के अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं कर लेता। तो डिपेंड करता है कौन सा फेज कितना प्रोलॉन्ग करेगा कंडीशंस के ऊपर। अगर सारी कंडीशन फेवर में है तो तब 24 आवर्स का सेल साइकिल हमें ह्यूमन के केस में नज़र आता है। तो ये तो डिस्क्रिप्शन थी एक जनरल सेल साइकिल की। इसके बाद माइटोसिस, सेल डिवीजन की अगर जस्ट बात की जाए तो सेल डिवीजन दो तरह की है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। अब यहाँ पे माइटोसिस को हम पहले ले रहे हैं ताकि सेल साइकिल की बात पूरी हो जाए। ये सेल डिवीजन की वो टाइप है, ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है? which ensures the same number of chromosome in daughter cells। एक ऐसी सेल डिवीजन जिसके अंदर ये बात यकीनी बनाई जाएगी या यकीनी बनाई जाती है कि क्रोमोसोम का नंबर वही रहे, सेम रहे, किसमें? डॉटर सेल में, जो कि पेरेंट सेल में मौजूद था। तो पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल में, तो माइटोटिकली अगर ह्यूमन सेल तकसीम होगा तो उसके डॉटर सेल में भी लाजमी तौर पर 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो इसको हम कहते हैं माइटोसिस। तो ये माइटोसिस की डेफिनेशन हुई। इन स्पाइट ऑफ स्लाइट डिफरेंसेस, मेजर स्टेप्स ऑफ माइटोसिस आर सिमिलर इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल की सेल डिवीजन को अगर देखा जाए, माइटोटिक डिवीजन को, तो मेजर इवेंट्स तो एक जैसे नजर आते हैं, अलबत्ता कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब यहाँ पर कहा गया जा रहा है हावेवर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए हम जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यानी बुक ने जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी है वो क्या है? स्टेटमेंट विल बेस ऑन द एनिमल सेल, यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली एनिमल सेल पे अप्लाई होंगी। प्लांट सेल की डिस्क्रिप्शन में जो चंद पॉइंट अलग से बयान किए जाएंगे वो आपने प्लांट के लिए कह लें कि उसको अप्लाई करना है। इन इट कैन टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल्स। इन अब माइटोसिस होने के लिए सेल हैप्लॉइड होना जरूरी है या डिप्लॉइड? तो पहली बात कि हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है, डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है। ये कह लें कि माइटोसिस का एक कैरेक्टर वन। फिर इन नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, माइटोसिस बॉडी के तकरीबन हर पार्ट में हो सकती है। इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अलबत्ता कब होगी? जब जरूरत होगी। आगे डायग्रामेटिकली माइटोसिस को यहाँ पे शो किया है। हम डायग्राम की तरफ साथ साथ आएंगे, अलबत्ता
पहले हम इसको साथ साथ रीड आउट करेंगे, ताकि ये बात कह लें कि इंश्योर हो जाए कि बुक के अंदर जो कुछ लिखा है वो डिस्क्रिप्शन पूरी हो गई। अच्छा, माइटोसिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। माइटोसिस एक मुसलसल प्रोसेस का नाम है, एक के बाद एक, बट कन्वेंशनली इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। हमने इसको अपनी आसानी के लिए रिवायती तौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। किसमें? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। यानी वो जो एम फेज है, एम फेज को तकसीम किया साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन में। कैरियोकाइनेसिस की क्या डिस्क्रिप्शन है? कैरियोकाइनेसिस के आगाज में, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी एनिमल सेल के अंदर, तो पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल सबसे पहले होगी। सेंट्रियोल अलग अलग होंगे। अब वो अलग अलग कब होंगे? जब वो पहले डुप्लीकेट हो चुके हों। यानी डुप्लीकेटेड ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये इंटरफेस के दौरान डुप्लीकेट हुए, फिर एम फेज के स्टार्ट में इनकी सेपरेशन शुरू हो गई। दे विल सेपरेट एंड माइग्रेट। सेपरेट होंगे, माइग्रेट करेंगे टू अपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पर, एस्टेब्लिशिंग द बाइपोलैरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल के अंदर दो पोल बन जाएंगे। अब इस पैराग्राफ को इधर हम डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम के इंटरफेस के अंदर यहाँ पे आपको ये सेंट्रोसोम लिखा हुआ है। सेंट्रोसोम वो एरिया होता है जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो इंटरफेस के दौरान आप देख सकते हैं कि सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हुई। सेंट्रोसोम के दो हो जाने का मतलब है सेंट्रियोल की भी अब दो जोड़ियां, दो पेयर बन गए। और फिर ये जब अर्ली प्रोफेज में आया, यानी डिवीजन शुरू हुई, प्रोफेज पहला फेज, तो प्रोफेज के अंदर अब एक स्पिंडल, सॉरी, एक सेंट्रियोल का जो पेयर है इस कोने पे, दूसरा सेंट्रियोल का पेयर इस कोने पे है। अब ये दो कोनों का मतलब है दो पोल बन गए। तो ये बाइपोलैरिटी, सेल के अंदर दो पोल्स का बनना, ये बाइपोलैरिटी यहाँ पे हमें नजर आ रही है। एक पोल ये ऊपर है, एक सेंट्रियोल की जोड़ी यहाँ पर है, दूसरी सेंट्रियोल की जोड़ी यहाँ पर है। अच्छा, साथ ही अब इन सेंट्रियोल से हमें कुछ फाइबर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये हम वाज़े तौर पे ये देख सकते हैं। तो ये फाइबर्स जो हैं, दरअसल ये आगाज हो गया है स्पिंडल अपरेटस के बनने का। तो स्पिंडल अपरेटस को बनाने का काम सेंट्रियोल का है, जो ग्रेजुअली स्पिंडल अपरेटस बनाएगा। ठीक, तो ये उस पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन, ये दोबारा पैराग्राफ बुक में। अच्छा, अब यहाँ पे अगला जो कह लें कि एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि स्पिंडल फॉर्मेशन कैसी होगी। तो ये पैराग्राफ अपने स्पिंडल फॉर्मेशन में लेना है कि थ्री सेट्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोटिब्यूल के तीन सेट, इन माइक्रोटिब्यूल को सिंपली फाइबर्स भी कहेंगे क्योंकि इनकी अपीयरेंस फाइबर लाइक है। तो माइक्रोटिब्यूल के तीन सेट, ये तीन सेट का मतलब है तीन तरह के सेट, थ्री टाइप्स। एस्ट्रल, ये जिसको यहाँ पिंक में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। दूसरी टाइप होगी काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर की डिस्क्रिप्शन है। और तीसरी कैटेगरी है पोलर। थ्री सेट्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल, एस्ट्रल, काइनेटोकोर और पोलर माइक्रोटिब्यूल या फाइबर्स, ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के हर पेयर से ये तीन तरह के सेट्स ओरिजिनेट होंगे। यानी डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम को अगर हम कह लें कि ये ग्रेजुअली हमें बनते नजर आ रहे हैं कि एट द एंड ऑफ प्रोफेज, यानी लेट प्रोफेज में यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ न्यूक्लियस गायब हो गया। तो जब न्यूक्लियस गायब हुआ, तो अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा एक्सपैंड करके गौर करें कि क्या बताया जा रहा है स्पिंडल के हवाले से, तो स्पिंडल के हवाले से बताया जा रहा है कि स्पिंडल कहाँ से पैदा होंगे? सेंट्रियोल से। ये है सेंट्रियोल की एक जोड़ी, एक पेयर। सेंट्रियोल का एक पेयर यहाँ पे है, सेंट्रियोल का एक पेयर इस तरफ है।
हर पेयर से 3 सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के ओरिजिनेट होंगे। 3 सेट, यानी एक सेट के अंदर कई माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होंगे। अलबत्ता उस सेट को हम नाम देंगे सिंगल। एक सेट है एस्ट्रल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का सेट अगर हम यहाँ पे वाजे करें, तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हमें यूं इस तरफ नजर आएंगे, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ये ब्लू कलर में जो निशान नजर आ रहे हैं ये है सेंट्रियोल। इससे जो मैंने रेड ये निशान लगाए हैं, इधर भी और इधर भी, ये रेड दरअसल है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो सेट जो कहलाएगा एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो एक सेट है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का जो आउटवर्ड बाहर की तरफ आता है। अच्छा, बाकी जो 2 सेट हैं, काइनेटोकोर और पोलर। काइनेटोकोर और पोलर से जो शेप बनेगी वो शेप दरअसल होती है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब कि दरमियान से थिक और किनारों से, यानी इसको अगर हम यूं ये एक ओवरऑल बाउंड्री दें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये शेप। तो स्पिंडल शेप, तो स्पिंडल बनाने में इन्वॉल्व होंगे 2 सेट, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। अब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल में क्या फर्क है, इससे अगली डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फर्क हम वाजे तौर पे देख सकते हैं। इसको मैं और मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे भी तस्वीर मैग्नीफाई हो रही होगी यकीनन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये स्पिंडल फाइबर्स ग्रेजुअली बढ़ते चले गए। हम उसको दोबारा से अगर स्केच करें कि जनाब सेंट्रियोल कहाँ पे है, तो सेंट्रियोल की एक पेयर इधर है, सेंट्रियोल का दूसरा पेयर इधर है। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इधर आउटवर्ड बाहर की तरफ इनसे निकले हुए हैं इस तरह से। और जो स्पिंडल का एरिया है, स्पिंडल शेप, उसमें 2 तरह के फाइबर। एक फाइबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मसलन यहाँ पे जो शो किया है ये है क्रोमोसोम। तो एक फाइबर वो है जो क्रोमोसोम के साथ आकर अटैच हो रहा है। इसी तरह इस तरफ से भी एक फाइबर वो है जो इस क्रोमोसोम के साथ आकर अटैच हो रहा है। सिमिलरली ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ ये फाइबर अटैचमेंट, तो ये जो ग्रीन फाइबर है ये है काइनेटोकोर फाइबर, क्योंकि ये क्रोमोसोम के ऊपर सेंट्रोमेयर में मौजूद एक खास एरिया जिसको काइनेटोकोर कहते हैं उसके साथ अटैच होते हैं। तो जो फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे, सेंट्रियोल के साथ सॉरी सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होंगे, या सादा सी जुबान में कह लें क्रोमोसोम से अटैच होंगे, वो काइनेटोकोर फाइबर कहलाएंगे। लेकिन कुछ फाइबर वो भी हैं जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पे अगर हम इधर से लें कि ये एक फाइबर इधर से आया यहाँ तक और ये फाइबर इधर से, तो ये फाइबर एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट करते हैं, उस तरह जिस तरह दोनों हाथों की उंगलियों को अगर हम एक दूसरे में फंसाएं तो एक के ऊपर एक उंगली और ये दोनों हाथ इस तरह से लॉक कर दें तो ये इंटरडिजिटेट कहलाते हैं। यानी एक तरफ से ये फाइबर, दूसरी तरफ से ये फाइबर, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, क्रोमोसोम के साथ नहीं है। तो इन फाइबर्स को कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 3 तरह के यहाँ पे फाइबर्स मौजूद हैं। ये हैं एस्ट्रल जो बाहर की तरफ हैं, ये हैं काइनेटोकोर जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे, और ये हैं पोलर जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के फाइबर्स के सेट नजर आएंगे। तो अब इस सेट के अंदर एक माइक्रोटिप एक सेंट्रियोल से तीनों, एक ये और एक ये ग्रीन, 3 तरह के इधर से पैदा हो रहे हैं फाइबर, तो 3 तरह के इधर से भी फाइबर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दोनों पोल्स पर मौजूद सेंट्रियोल से 3 3 सेट
फाइबर्स के जनरेट हो रहे हैं, और वो फाइबर्स कौन से हैं? एस्ट्रल, काइनेटोकोर और पोलर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उनकी इसी तरह दी है कि 3 सेट माइक्रोट्यूब्यूल के ओरिजिनेट होंगे फ्रॉम ईच पेयर, यानी हर पोल के ऊपर। 1 सेट जो कि एस्ट्रल कहलाता है रेडिएट आउटवर्ड। आउटवर्ड आप समझ गए होंगे, अभी मैंने बाहर की तरफ उसको बनाया, और उससे बनेगा एस्टर। बाकी जो 2 सेट हैं जो मुश्तमिल हैं किसके ऊपर? पोलर और काइनेटोकोर पे, उनसे मिलके बनेगा स्पिंडल, यानी एक शेप। अच्छा, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? वो हैं जो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर रीजन में। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल डू नॉट इंटरैक्ट द क्रोमोसोम बट इंस्टेड इंटरडिजिटेट। जो मैंने अभी कहा कि दोनों उंगलियां, डिजिट्स उंगलियों को कहते हैं, कि उंगलियों को एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसाएं। तो जिस तरह ये उंगलियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, इसी तरह ये फाइबर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ये कहलाते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। इनकी कंपोजिशन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल की? ट्यूबुलिन, जो चैप्टर 4 में भी आपने पढ़ी है, और कुछ इसके अंदर आरएनए भी मौजूद होता है। तो ये है स्पिंडल की कंपोजिशन। स्पिंडल कैसे बनता है? सेंट्रियोल से 3 तरह के सेट निकलेंगे, उन तीनों सेट की डिस्क्रिप्शन, ये है स्पिंडल फॉर्मेशन। तो नीचे अगर उसको कहा जा रहा है कि दिस स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एस्टर स्पिंडल इज कॉल्ड माइटोटिक अपरेटस। तो माइटोटिक अपरेटस की ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो माइटोटिक अपरेटस एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एस्टर शामिल होगा, स्पिंडल शामिल होगा। फिर एस्टर क्या है, ये पीछे बात आ गई। स्पिंडल कैसे बना है, वो भी बात हो गई। अब इस माइटोटिक अपरेटस का काम क्या है? माइटोटिक अपरेटस का काम, यहाँ पे एक फीचर उसका लिखा हुआ है, लार्जर देन द न्यूक्लियस। यानी डायग्राम में भी देखें तो न्यूक्लियस ये था, इतना बड़ा यहाँ पर। अब ये इस न्यूक्लियस के मुकाबले में जो स्पिंडल बन रहा है, देख रहे हैं पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है। इट इज लार्जर देन द न्यूक्लियस का मीनिंग ये है। तो ये जो माइटोटिक अपरेटस है, लार्जर देन द न्यूक्लियस, इसका काम जो है यहाँ मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है। इसका काम है अटैच, अलाइन एंड सेपरेट। अब अटैच, अलाइन एंड सेपरेट करना यहाँ डायग्राम से हम फॉलो कर लेते हैं। कि यहाँ पे स्टार्ट में अगर हम देखें, तो स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि ये फाइबर बने, और ये फाइबर ग्रेजुअली ग्रो किया इन्होंने, और ग्रो करने के बाद ये क्रोमोसोम से अटैच हो गए। यानी इस डायग्राम में जो थर्ड डायग्राम है, ये वाली, तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया। इधर इस क्रोमोसोम के साथ ये फाइबर अटैच हो गया। तो ये है पहला काम, कि स्पिंडल अपरेटस ने पहले तो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है। अटैच होने के बाद अलाइन। अलाइनमेंट का मतलब है कि अब यहाँ से पहले ये इधर इधर थे, अब यहाँ पे देखें दोनों तकरीबन एक पोजीशन में आ गए। ये दोनों इस तरह से एक लाइन में, अलाइनमेंट। जैसे कि मोटरसाइकिल या कार के पहियों की अलाइनमेंट करवाई जाती है, कि वो एक सीध में आ जाए। तो ये एक सीध में आ गए। ठीक है, ये एक सीध में होना, अगर हम थोड़ा सा आगे इसी चैप्टर की डायग्राम देखें तो उसमें और ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा। मसलन यहाँ पे देख लें, ये है प्लांट सेल के अंदर डिवीजन। इस प्लांट सेल की डिवीजन में अगर इस डायग्राम को देखें, मेटाफेज, तो मेटाफेज के अंदर वाज़े तौर पे हमें ये क्रोमोसोम एक लाइन में नजर आ रहे हैं। इसे कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हुई। अलाइनमेंट के बाद क्या होगा? अलाइनमेंट के बाद यहीं पर इसी डायग्राम में देखें तो आपको ये सेपरेट होते नजर आ रहे हैं, कि जो क्रोमेटिड्स थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, वो अलग अलग हुए, और अलग अलग होकर इवन इसको आगे फॉलो करें तो आधे एक तरफ चले गए और बाकी आधे दूसरी तरफ चले गए। तो स्पिंडल अपरेटस का जो सिंपली काम है, वो 3 लफ्जों के साथ आप याद रख सकते हैं। और वो 3 लफ्ज है कि स्पिंडल अपरेटस का काम क्या है? टू अटैच, ये पहला वर्ड, अलाइन सेकंड, एंड देन सेपरेट। तो स्पिंडल अपरेटस का काम ये है कि क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो, उन्हें सेंटर में ला के उनको एक सीध में लाए, और फिर उसको सेपरेट कर दे। ताकि मकसद क्या है? सो दैट, पर्पस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इज एंश्योर्ड। ताकि दोनों पोल्स पर जो 2 डॉटर सेल बनेंगे,
उनको बराबर तादाद में क्रोमोसोम मिल जाएं। क्योंकि जो क्रोमेटिड है वो दरअसल क्रोमोसोम की कॉपी है। यानी एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज, एक कॉपी दाईं तरफ एक कॉपी बाईं तरफ जाएगी, तो बराबर तादाद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास अब जो टाइम है, क्योंकि जूम पे 40 मिनट से ज़्यादा पीरियड पॉसिबल नहीं है एक ही नशिस्त में, तो 1 मिनट 42 सेकेंड कुछ बाकी हैं। ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये मीटिंग जो क्लास है ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो टर्मिनेट हो जाए तो उसके बाद आपके पास 5 मिनट होंगे अगली क्लास में जाने के लिए, ठीक है। तो हम ये बात यहाँ पे इसको एंड करते हैं कि ये हो गया न्यूक्लियस की तकसीम कैरियोकाइनेसिस। और लास्ट दो लाइनों में क्या कहा जा रहा है, कैरियोकाइनेसिस फर्दर बी डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन को हम फेजेस में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किसकी थी, ऊपर भी कैरियोकाइनेसिस थी। कैरियोकाइनेसिस में पहले स्पिंडल अपरेटस बनेगा। तो स्पिंडल अपरेटस कैसे बनता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तीन तरह के सेट कौन से हैं, सेंट्रियोल की तकसीम, ये छोटे छोटे पॉइंट, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे पॉसिबल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी पॉसिबल है, अगर उसको डायग्राम्स के साथ आप इसको पूरी डिटेल लिखें तो दैट इज आल्सो पॉसिबल कि चार ना सही 3 नंबर का पॉसिबल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी बेटा, कोई क्वेश्चन अभी, चंद आखिरी सेकंड रहते हैं। ओके जी, कल फिर क्लास में जो लेट आए हैं बेटा वो जल्दी आने की कोशिश करें, क्लास को जल्दी टाइमली ज्वाइन करें ताकि कुछ आपके मिसिंग ना हो क्वेश्चन। आप